हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और मैं हाजिर हो गया हूं पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया की फंसना पक्का है वीडियो के साथ, जहां पर सारे इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जैसा कि हमेशा से मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप फंसना पक्का है सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो इसके बाद किसी भी सोर्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है। हमारे नोट्स और हमारी फंसना पक्का है सीरीज अपने आप में इनफ है, जिसकी मदद से आप बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो भाई इस चैप्टर को दो चैप्टरों को मिलाकर बनाया गया है। एक है हमारा एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस और दूसरा है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। तो दोनों को मिलाकर ये हमने पीपीटी भी बनाई हुई है, तो दोनों को मिलाकर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जितने इन दो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इस पूरी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शास्त्री जी। तो देखिए भाई, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूं। अगर हम शास्त्री जी की बात करते हैं ना, तो जैसे ही नेहरू जी की डेथ हुई, इसका सवाल आ रहा था कि भाई अब लीड कौन करेगा। तो सबके दिमाग में बस एक ही नाम आ रहा था, वो है शास्त्री जी। तो भाई बाद में इनको लीडर बनाया गया कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का, जिसके बाद ये हमारे कंट्री के पीएम बने। ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट आती है। अगर हम शास्त्री जी की बात करते हैं तो एकदम नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर रहे, किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह में देखने को आपको नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश से ये थे और उसके बाद ये मिनिस्टर थे भाई नेहरू के कैबिनेट में बहुत सालों तक। इनको जाना जाता था इनकी सिंप्लिसिटी के लिए, और जो इनके प्रिंसिपल्स है उस पर एकदम ही कमिटेड रहते थे। जैसे कि भाई एक मेजर रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, उस समय ये रेलवे मिनिस्टर थे, तो इनने तुरंत उस एक्सीडेंट के बाद रिजाइन कर दिया था कि मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पाया। अगर हम बात करते हैं कब तक पीएम रहे, तो भाई 1964 से 1966 तक के पीएम रहे। इतने कम समय के पीएम रहने का रीजन ये है यार कि इनकी सडन डेथ हो गई थी भाई टास्केंट में, वहां एक्सपायर हो गए थे। वहां पर ये गए थे पाकिस्तान के साथ अग्रीमेंट साइन करने, वॉर वगैरह खत्म करने के लिए। वहां पर हमें ये चीज देखने को मिली थी। तो ये शास्त्री जी का एक शॉर्ट नोट आ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग शास्त्रीज ब्रीफ प्राइम मिनिस्टरशिप द कंट्री फेस टू मेजर चैलेंजेस, इलेबोरेट। तो दो मेजर चैलेंजेस थे भाई। पहला तो है कि हमारी चाइना से जो वॉर हुई थी, तो उसके जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इंडिया को आई थी, इंडिया वो फेस कर ही रहा था। साथ ही साथ भाई मानसून फेल हो गया था, ड्रॉट देखने को मिला था, फूड क्राइसिस बहुत सीरियस इंडिया में चल रहे थे। और दूसरी प्रॉब्लम थी भाई 1965 में जो पाकिस्तान से वॉर हमने फेस करी थी। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने आई थी। उस समय शास्त्री जी का एक बहुत फेमस स्लोगन था, जय जवान जय किसान, जिसने भाई इंडिया में उस समय एक बहुत पॉपुलर ये स्लोगन बना था, जिसने सिंबलाइज किया था कि इंडिया ये दोनों प्रॉब्लम को फेस करेगा और इनको बहुत जल्दी रिजॉल्व करेगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंदिरा गांधी जी। तो भाई हम सबको पता है अब शास्त्री जी की डेथ हुई, उसके बाद कौन पीएम बना, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन ऐसे भी आते तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं, तो जब शास्त्री जी की डेथ हुई तो दो लोगों के बीच में बहुत कंपटीशन था। एक थे मुरारजी देसाई और एक थी इंदिरा गांधी। और यहाँ पर ऐसा नहीं था कि भाई सब किसी एक को फेवर कर रहे थे, जैसा कि शास्त्री जी में हुआ था। कुछ का कहना था कि मुरारजी देसाई को आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें लीड लेना चाहिए, किसी का कहना था इंदिरा गांधी जी को लीड लेना चाहिए। अगर हम मुरारजी देसाई की बात करते हैं तो भाई बॉम्बे स्टेट के सीएम रह चुके थे और इनने एज अ मिनिस्टर भी सेंटर में सर्व किया हुआ था। इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो भाई नेहरू जी की डॉटर रही हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट रही है पास्ट में, और शास्त्री जी के कैबिनेट में यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ये रही हैं। तो भाई इस समय क्या हुआ, जो सीनियर लीडर्स थे उनने बोला कि हम इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सब इस चीज को फेवर कर रहे थे। वहां पर फिर भाई वोटिंग वगैरह हुई, जिसमें मुरारजी देसाई को इंदिरा गांधी जी ने डिफीट कर दिया था। उनको 2/3 ऑफ द पार्टीज एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट मिले थे। 2/3 एमपीज चाहते थे कि इंदिरा गांधी जी लीड करें। तो ये हमें इंदिरा गांधी जी का देखने को मिल जाता है। इसके बाद why the year 1967 is considered a landmark year in India's political and electoral history। तो भाई आगे के जो दो तीन आंसर हम पढ़ेंगे ना, वो सब 1967 रिलेटेड है। तो उन सब से आप कुछ कुछ चाहे तो पॉइंट बदल कर लिख सकते हो, उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ये भाई, इंडिया में जैसा मैंने कहा इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल ही रहे थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, तो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके बाद भाई जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी है वो भी स्ट्रगल अपना कर रही थी, उन्हें लॉन्च किए थे कि भाई हमें भी इक्वालिटी चाहिए। साथ ही साथ जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी उनने देखा भाई कि कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय में चीजें इंडिया में सही नहीं कर रही हैं, चल रही हैं अच्छे से, तो उन्हें आवाज उठाना चालू करी। उनने इस चीज का फायदा उठाया, उनने आवाज उठाई। साथ ही साथ उनको जो प्रॉब्लम दिखती थी वो भी उनने सामने रखी, प्रोटेस्ट वगैरह किए, गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया। उसके बाद भाई कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो ये कांग्रेस पहली बार इलेक्शन में उतरा था जब नेहरू जी उनके साथ नहीं थे। जब रिजल्ट आया तो भाई कांग्रेस भी बहुत तरीके से हैरान हो गया था, नेशनल स्टेट दोनों लेवल पर। कांग्रेस को लोकसभा में मेजोरिटी तो मिल गई थी, लेकिन सबसे कम टैली थी ये सिंस 1952। तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा शॉक ये था। साथ ही साथ भाई इंदिरा गांधी के कैबिनेट के जो आधे से ज्यादा मिनिस्टर थे वो डिफीट हो गई थी उनकी।
तब समझ सकते हैं कि कांग्रेस का थोड़ा सा सरकार क्यों डगमगा गया था आगे, क्योंकि भाई अब जो वोट्स हैं वो इतने कांग्रेस को नहीं आए थे इस बार। तो ये एक मेन रीजन आता है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कांग्रेसिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, जो पार्टीज कांग्रेस के अपोज में थी ना, उनने ये रियलाइज किया कि हम लोग अलग अलग हैं, कांग्रेस पार्टी अलग है, हम सब कांग्रेस के अपोज में, लेकिन फिर भी हम सब भी अलग अलग हैं। तो ऐसे में क्या होता है भाई, कांग्रेस पावर में आ जाती है, क्यों ना हम सब साथ में आए और कुछ करें। तो ये चीज हमें देखने को मिली। तो क्या हुआ, जो पार्टी बिल्कुल आइडियोलॉजी में अलग अलग थी, उनका आपस में कोई मेल नहीं था, मतलब पूरे थॉट भी अलग थे, उनने एंटी कांग्रेस फ्रंट्स बना लिए बहुत जगह पर, कई जगह पर दूसरों के साथ कोलिजन गवर्नमेंट बनाने का ट्राई किया। तो कुल मिला के अब ये साथ में आ रहे थे, ये यूनाइट हो रहे थे, क्योंकि इनका कहना था कि हम अलग अलग हैं इसलिए कांग्रेस पावर में आ जाता है। तो ये चीज हमें इसमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा था कि भाई इंदिरा गांधी जी अभी नई नई है, तो उनमें इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। साथ ही साथ कांग्रेस के अंदर फैक्शनलिज्म, आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे ग्रुप हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें कांग्रेस को अपने आप में वीक बना रही है। तो ये सही समय है कांग्रेस को सत्ता से हटाने का। तो जो सोशलिस्ट लीडर थे राम मनोहर लोहिया, उनने इस स्ट्रेटेजी को नाम दिया था नॉन कांग्रेसिज्म, और उनने इसके पीछे एक थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट भी दिया था। उनने कहा था कि भाई कांग्रेस का जो रूल है बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है, और साथ ही साथ जो ऑर्डिनरी पुअर पीपल है उनको तो कांग्रेस देखता ही नहीं है। तो भाई हम सब साथ में आए हैं, नॉन कांग्रेस पार्टी साथ में आई है, क्योंकि हम इंडिया में डेमोक्रेसी वापस लेकर आना चाहते हैं। कांग्रेस ने जो चीज खराब करी है उसको हम सही करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ फोर्थ जनरल इलेक्शन, या फिर मैनी कंटेम्पररी पॉलिटिक्स ऑब्जर्वर डिस्क्राइब द 1967 इलेक्शन रिजल्ट एज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक। पुराना जो क्वेश्चन हमने देखा था उसी का आप इसको बोल सकते हैं हमने कंटिन्यू किया है। तो भाई देखिए, अगर हम फोर्थ जनरल इलेक्शन की बात करते हैं लोकसभा और स्टेट असेंबली की, तो भाई ये फरवरी 1967 में हुई थी, जहां कांग्रेस पहली बार नेहरू जी के बिना फेस कर रहा था। तो भाई यहाँ पर कांग्रेस को, जैसा मैंने कहा, धचका लगा था। इसको बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी बोला है। तो हुआ क्या था भाई, कांग्रेस को लोकसभा में मेजोरिटी तो मिली, लेकिन वो लोएस्ट टैली थी सिंस 1952। इतने कम वोट इससे 1952 के बाद उसको कभी नहीं मिले हुए थे। हाफ ऑफ द मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी के कैबिनेट में थे वो डिफीट हो गई थी उनकी। बहुत बड़े बड़े ऐसे लीडर्स थे जो हार गए थे, जैसे कामराज हो गए, एस के पाटिल हो गए, अतुल्य घोष हो गए, के बी सहाय हो गए। बहुत ये इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे, लेकिन इनकी डिफीट हो गई थी। कांग्रेस को भाई 7 स्टेट्स में मेजोरिटी हार गई थी कांग्रेस, याद रखिएगा 7 स्टेट, डेटा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 2 और ऐसे स्टेट थे जहां पर भाई डिफेक्शन के कारण वो गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी। डिफेक्शन क्या होता है आगे अभी हम देखेंगे। तो भाई टोटल में 9 ऐसी स्टेट थी जहां कांग्रेस पावर में नहीं थी, और ये पूरी कंट्री में फैली हुई थी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि जो मद्रास स्टेट है वहां पर एक पार्टी थी डीएमके पार्टी, वो क्लियर मेजोरिटी लेकर आई थी। इंडिपेंडेंस के बाद ये पहली बार हुआ था कि कोई नॉन कांग्रेस पार्टी है जिसको मेजोरिटी मिली और उसने गवर्नमेंट फॉर्म करी है। तो भाई जो बाकी अदर 8 स्टेट्स थी वहां पर कोलिशन गवर्नमेंट थी। एक जगह तो डीएमके की सीधे सीधे मेजोरिटी थी, बाकी जगह कोलिशन गवर्नमेंट देखने को मिल रही थी। अलग अलग नॉन कांग्रेस पार्टी मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर रही थी। एक पॉपुलर सेइंग हो गई थी कि दिल्ली से हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़ लीजिए, आपको एक भी ऐसी स्टेट नहीं मिलेगी जहां पर कांग्रेस रूल कर रहा है। तो कांग्रेस का थोड़ा सा दबदबा कम होते हुए हमें दिख रहा था। फिर द इलेक्शंस ऑफ 1967 ब्रॉट इनटू पिक्चर द फिनोमिना ऑफ कोलिजन। अभी हमने आखिरी में एक पॉइंट पढ़ा था कि कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी, देख लेते हैं। तो फिर 2 फीचर्स ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट भी पूछा जा रहा है। तो देखिए भाई 1967 में बहुत सारे स्टेट थे जहां कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली थी, साथ ही साथ और किसी पार्टी को भी मेजोरिटी नहीं मिली थी। तो अब यहाँ पर कोलिजन गवर्नमेंट देखने को मिल रही थी। तो बहुत सारी ऐसी नॉन कांग्रेस पार्टी थी जो साथ में आकर ज्वाइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज बना रही थी, जिसको हम हिंदी में संयुक्त विधायक दल एसवीडी बोलते हैं, याद रखिएगा। और किस लिए बना रही थी भाई, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो भाई हमें इसमें तो देखने को मिलता है कि जो कोलिजन बन रहे थे ना, ये आइडियोलॉजिकली इनकॉन्ग्रुएंट थे। मतलब इनकी आइडियोलॉजी पूरी तरीके से अलग है, थॉट प्रोसेस पूरा अलग है, काम करने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी साथ में आ रहे थे क्योंकि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करना है। तो इसका एग्जांपल आ जाता है भाई बिहार में जो एसवीडी गवर्नमेंट हमारी बनी थी, इसका एग्जांपल है। इसमें 2 सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी पीएसपी हमें देखने को मिली थी। किसके साथ थी ये, सीपीआई ऑन द लेफ्ट, जनसंघ ऑन द राइट। तो राइट लेफ्ट भी साथ में आ रहे थे। सेम एग्जांपल पंजाब में देखने को मिलता है जहां पर पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट बोला जाता है। इसमें 2 राइवल अकाली पार्टीज थी, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप। साथ ही साथ भाई बोथ कम्युनिस्ट पार्टी थी, सीपीआई और सीपीआई एम भी इसमें हमें देखने को मिल रही थी। एसएसपी देखने को मिल रही थी, रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय जनसंघ। मतलब वो पार्टी जिनकी आइडियोलॉजी पूरी अलग है वो साथ में आ गई थी। अब अगर हम कोलिजन के फीचर की बात करते हैं, तो जब भी किसी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टी ज्वाइन करके गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, जिसको हम कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। कोलिजन गवर्नमेंट में बहुत छोटी छोटी जो स्मॉल पार्टी होती है उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यही बाकी पार्टी को मेजोरिटी में लेकर आ रही होती है। इसमें एक प्रॉब्लम बस हमें ये देखने को मिलती है कि जो हेड रहता है ना वो वीक रहता है।
भाई जब कोलिशन गवर्नमेंट है तो जो भी हेड है गवर्नमेंट का उसको सबको देखना पड़ेगा। भाई ये देखना पड़ेगा कि सबकी एस्पिरेशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, सारी पार्टी का सुनना पड़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो वीक होता है, सबकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, काम करने का तरीका डिफरेंट है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं रह पाता है। तो ये हमें फीचर्स आ जाते हैं कोलिशन गवर्नमेंट के। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिफेक्शन? व्हाट डज द एक्सप्रेशन आया राम गया राम मीन? तो देखिए भाई 1967 के बाद एक चीज थी डिफेक्शन, जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी गवर्नमेंट बनाने में और गवर्नमेंट को मिटाने में। भाई डिफेक्शन का सिंपल मीनिंग होता है कि कोई जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, वो जिस पार्टी से इलेक्ट होता है, जिस पार्टी से जीतता है, उस पार्टी को छोड़कर कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेता है। Defection means an elected representative leaves the party on whose symbol he she was elected and joins another party। अगर हम आफ्टर 1967 जनरल इलेक्शन की बात करते हैं तो भाई हमने अभी देखा कि कांग्रेस को कुछ स्टेट में क्या हो रहा था, डिफेक्शन के कारण गवर्नमेंट नहीं बन पाई थी। तो भाई वहां पर हमें ये देखने को मिला था कुछ कांग्रेस के ऐसे लेजिस्लेचर्स थे जो कांग्रेस छोड़कर कोई और पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, जिसके कारण वहां पर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी। एग्जाम्पल में 3 स्टेट हमारे सामने आती है, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही थी। तो ये चीज हमें जो बार बार देखने को मिल रही थी कि लोग इलेक्ट होते हैं, फिर पार्टी चेंज कर लेते हैं, फिर पार्टी चेंज कर लेते हैं। तो इसके बाद ये एक्सप्रेशन बहुत फेमस हुआ था, आया राम गया राम। अब ये क्यों हुआ था, इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप ये बॉक्स पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। इससे आप समझ जाएंगे कि आया राम और गया राम आया कहां से है, और ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा डिफेक्शन का आता है। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिंडिकेट। भाई देखिए सिंडिकेट इनफॉर्मल नेम दिया गया था कांग्रेस के कुछ लीडर्स का ग्रुप था उसको, जो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ही आता था। इसको लीड कौन करते थे, के कामराज करते थे, बहुत पावरफुल लीडर थे इसमें। एस के पाटिल, एस निजलिंगप्पा हो गए, संजीवा रेड्डी हो गए, अतुल्य घोष हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट लीडरों का ये ग्रुप हमें देखने को मिला था। चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, दोनों को जो पोजीशन मिली थी उसका बहुत बड़ा क्रेडिट सिंडिकेट को जाता है कि उनने इनको सपोर्ट किया था। तो भाई इस ग्रुप का मेनली ये था, जब इन्हें इंदिरा गांधी को पीएम बनाया था तो इनका था कि इंदिरा गांधी हमको सपोर्ट वगैरह करेंगी, हमारी सुनेंगी, क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी है। लेकिन आगे चीज चेंज हुई, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो ये हमें देखने को मिला। अगर इंदिरा गांधी की बात करते तो जो का पहला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना था, साथ ही साथ जो उनकी पॉलिसी बन रही थी, इंप्लीमेंट हो रही थी, उसमें बहुत बड़ा रोल हमें सिंडिकेट का भी देखने को मिला था। लेकिन बाद में कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, लीडर्स इसके स्प्लिट हो गए थे। जो लोग भाई सिंडिकेट के साथ थे, जो उनका ग्रुप था, उसको कांग्रेस ओ बोला जाता है, और इंदिरा गांधी जी के ग्रुप को कांग्रेस आर बोला जाता है। और बाद में कौन जीता भाई, बाद में किसका दबदबा बना, कांग्रेस आर का दबदबा बना। जब कांग्रेस आर, इंदिरा गांधी का जो ग्रुप था वो आगे बढ़ने लगा, ग्रो करने लगा, तो ये जो सिंडिकेट है ना, उनकी जो पावर था, जो उनकी प्रेस्टीज थी, वो एकदम कम होने लगी थी 1971 के बाद। तो ये सिंडिकेट का एक शॉर्ट नोट हमारा आ जाता है। द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम अपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी। इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट, अब इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए भाई हुआ क्या, सिंडिकेट का एक बहुत बड़ा रोल था इंदिरा गांधी जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर बनाने में। इनका ये था कि भाई इंदिरा गांधी जी इनकी एडवाइस वगैरह सुनेंगी, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने धीरे धीरे इनको साइडलाइन कर दिया। उनके पार्टी के बाहर से बहुत लोग थे जिनकी राय लेना इंदिरा गांधी जी पसंद करती थी। फिर मेन इनकी राइवलरी भाई ओपन कब हुई, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी जी की, 1969 में जब इलेक्शन हुए थे तब। अभी हम आगे इसके बारे में देखेंगे। जब इलेक्शन हुआ तो भाई कुल मिला के स्प्लिट हो गया पार्टी में। एक कांग्रेस का ग्रुप था सिंडिकेट का, जिसको कांग्रेस ओ मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और एक इंदिरा गांधी का कांग्रेस आर, जिसको हम कांग्रेस रिक्यूशनिस्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। दोनों पार्टी को ओल्ड कांग्रेस और न्यू पार्टी, न्यू कांग्रेस भी बोला जाता है, याद रखिएगा। फिर इंदिरा गांधी फेस 2 बिग चैलेंजेस, एक्सप्लेन। तो जी हाँ, इंदिरा गांधी जी का सबसे पहला ये है भाई कि उनको सिंडिकेट से इंडिपेंडेंस चाहिए थी, उनके उसमें रहकर वो काम नहीं कर सकती। साथ ही 1967 में इलेक्शंस जब हारी थी कांग्रेस, तो जिन कारणों से हारी थी उन पर काम करना बहुत जरूरी है। तो इंदिरा गांधी जी ने एक बहुत बोल्ड स्ट्रेटेजी अपनाई थी। इन्हें भाई इस स्ट्रगल को आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में बदल दिया था। इन्हें बहुत सारी चीजें लेकर आई, जैसे कि भाई इन्हें बहुत सारी इनिशिएटिव गवर्नमेंट के लेकर आई पुअर लोगों के लिए, जिससे इनको पार्टी को थोड़ा सा लेफ्ट ओरिएंटेशन मिल सके। लेफ्ट मतलब जो लोग गरीबों के लिए काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। उनने भाई कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बनाई वगैरह, सबकी हमको मालूम है। उसके बाद 10 पॉइंट प्रोग्राम इनका आया, जिसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स हो गया, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस हो गया, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। मतलब कुल मिला के पूरा काम कर रही थी सोशल वेलफेयर के लिए। तो जो सिंडिकेट है उसको स्टार्टिंग में तो लेफ्ट विंग के प्रोग्राम पसंद आ रहे थे, लेकिन उनका ऐसा था कि इसके खिलाफ रिजर्वेशन भी थे। ये नहीं है कि आप पूरा लेफ्ट हो जाएंगे। तो कुल मिला के सिंडिकेट और इंदिरा गांधी जी की कभी ज्यादा पटी नहीं, ये हमें यहाँ देखने को मिल जाता है, तो ये याद रखिएगा। फिर द फैक्शनल राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी केम इन द ओपन इन 1969। अब हम देख लेते हैं। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से सुनिएगा। भाई देखिए
क्या हुआ, हमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखने को मिले। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि संजीवा रेड्डी हमारे प्रेसिडेंट बने, लेकिन उस समय के जो सिंडिकेट थे उनने संजीवा रेड्डी को ही नॉमिनेट किया कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली कि भाई ये कांग्रेस के कैंडिडेट रहेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। तो भाई अब कांग्रेस के अंदर एक हमारा इंदिरा गांधी जी का चल रहा था, एक तरफ सिंडिकेट का चल रहा था। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, उनने बोला नहीं ये चीज सही नहीं है। तो जो वीवी गिरी उस समय के प्राइम वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको इंकरेज किया कि आप एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो जाइए, कांग्रेस से खड़े मत होइए, एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप खड़े हो जाइए। इसके बाद क्या हुआ भाई, जब इलेक्शन चल रहा था तो उस समय जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे निजलिंगप्पा, उनने विप दिया। विप मतलब क्या होता है, अपनी पार्टी को बोलना कि आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है, किसी को भी वोट मत कर दीजिएगा, हमारे पार्टी के फेवर में वोट करिएगा। तो मतलब निजलिंगप्पा जी कह रहे थे कि आप सभी को किसके लिए वोट करना है भाई, संजीवा रेड्डी के लिए वोट करना है। तो इन्हें पूरे एमपी एमएलए से ये चीज बोली। लेकिन इसके दूसरे साइड हमारी भाई गांधी, जो इंदिरा गांधी जी थी, किसको सपोर्ट कर रही थी, वीवी गिरी को कर रही थी। तो इनने कांग्रेस वालों से बोला कि कॉन्साइंस वोट करिए, मतलब आप अपनी मर्जी से वोट करिए, आपको जिसको करने का मन है। और इनडायरेक्ट वे में इनने वीवी गिरी को सपोर्ट भी किया। तो भाई इलेक्शन कौन जीता, वीवी गिरी जीते और संजीवा रेड्डी हार गए। जब ये हार गए इसके बाद भाई सीधे जो स्प्लिट था पार्टी में वो फॉर्मलाइज हो गया। एक हमारा सिंडिकेट मतलब ओल्ड कांग्रेस, कांग्रेस ओ बन गया, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, और एक इंदिरा गांधी जी की जिसका न्यू कांग्रेस, कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट हमारा बन गया। तो याद रखिए कांग्रेस ओ मतलब सिंडिकेट, कांग्रेस आर मतलब हमारी इंदिरा गांधी जी। इसके बाद अब हम आगे देख लेते हैं, राइट वाला बॉक्स देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। फिर व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड साइंड, तो अडॉप्टेड आप देख लीजिएगा, डेट्स पूरी दी हुई है, एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है, 26 नवंबर 1949 पूरी डेट्स हैं ये। इसके बाद द इलेक्शन कमीशन डिस्कवर्ड दैट इट वाज नॉट गोइंग टू बी इजी टू होल्ड अ फ्री फेयर इलेक्शन इन अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज सब्सटेंशिएट। तो देख लेते हैं भाई। तो देखिए सही बात है भाई, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, अगर आपको इलेक्शन करना है तो आपको इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज डिवाइड करना होगा, साथ ही साथ आपको इलेक्टोरल रोल्स बनाने पड़ेंगे, पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी सिटीजन्स की कि भाई कौन एलिजिबल है वोट करने के लिए, कौन नहीं है। तो भाई एक बहुत ही मेहनत एक्सरसाइज हमारे सामने ये आई थी। इतने बड़े इलेक्शन में भाई पूरी दुनिया में कभी कहीं इलेक्शन नहीं हुए थे। डेमोक्रेसी इंडिया की एक अलग ही, हमारी पॉपुलेशन आप देखिए कितना बड़ा हमारा इंडिया उस हिसाब से। तो भाई सिर्फ 15% ऐसे वोटर थे जो कि लिटरेट थे, मतलब जितने भी एलिजिबल वोटर्स थे हमारे उसमें से 15% ही पढ़े लिखे थे। तो और प्रॉब्लम आ रही थी। फिर भाई पूरा यही चल रहा था कि कैसे क्या इलेक्शन वगैरह होंगे, 2 बार पोस्टपोन करना पड़ा और फाइनली अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हमारे इलेक्शन चले। उसके बाद भाई जो इलेक्शन हमारी कमीशन है उसने 3 लाख ऑफिसर्स पोलिंग स्टाफ को ट्रेन किया था इलेक्शन वगैरह के लिए, और पूरे 6 महीने का काम लगा भाई कैंपेनिंग, पोलिंग और काउंटिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन एक कितनी बड़ी चीज थी। क्वेश्चन अगर ये भी आता है कि 2 बार क्यों पोस्टपोन हुआ, तो इसी से आप उसका आंसर लिख रहे होंगे। अब सीधा आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। तो देखिए भाई अगर हम कांग्रेस के डोमिनेशन की बात करते हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शन में सबको एक्सपेक्टेड था कांग्रेस जीतेगी, एक लौती पार्टी थी जिसके ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया में हमें देखने को मिल रहे थे। जब रिजल्ट आया भाई तो कांग्रेस पार्टी 364 सीट जीती थी आउट ऑफ 489। तो भाई कांग्रेस का दबदबा साफ साफ दिख रहा था। कांग्रेस को बहुत बड़ी बड़ी विक्ट्रियां भी मिली, मेजोरिटी सीट मिली बहुत सारे स्टेट्स में। हम अगर स्टेट इलेक्शन की भी बात करते हैं, सिर्फ कुछ स्टेट ऐसे थे जहां पर नहीं मिल पाई थी मेजोरिटी कांग्रेस को, जैसे कि दिया हुआ है ट्रेवेंकोर, कोचिंग, पार्ट ऑफ टुडेस केरला हो गया, मद्रास हो गया, उड़ीसा हो गया। लेकिन बाद में इन स्टेट में भी कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी। सेकेंड और थर्ड जनरल इलेक्शन की बात करते हैं जो 1957 और 1962 में हुए रिस्पेक्टिवली, वहां पर भी कांग्रेस ने यही अपना दबदबा बनाकर रखा हुआ। बाकी जो अपोजिशन पार्टी थी यार उनको बहुत कम वोट्स मिलते थे, बहुत कमी वो जीत पाते थे छोटे मोटे एरियाज में कुछ सीट्स वगैरह। बाकी मेजोरिटी जो हमारे इलेक्शन चलते थे तीनों जनरल इलेक्शन में कांग्रेस का दबदबा रहा, कांग्रेस ही मेजोरिटी सीट्स जीतता था। अगर हम स्टेट असेंबलीज की बात करते हैं तो कुछ ऐसे केसेस थे जहां पर कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है केरला का 1957 में, जहां पर एक कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, सीपीआई ने जिसको लीड किया था, उनने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, या कांग्रेस नहीं हुआ था। तो कुछ ऐसे केसेस है जहां पर कांग्रेस हार गई, बट ओवरऑल तीनों अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो कांग्रेस का वन साइडेड हमें एक डोमिनेशन देखने को मिल जाता था। फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस पार्टी हैड बीन अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिजन। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए। तो भाई देखिए बहुत सारे फैक्टर है। अगर हम कांग्रेस की स्टार्ट की बात करते हैं ना, तो इस पार्टी को मेनली कौन डोमिनेट करता था, इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट के लोग, अपर मिडिल क्लास, अर्बन एलिट जो लोग होते थे वो डोमिनेट करते थे। लेकिन जैसे जैसे इस पार्टी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलते गए, कांग्रेस पार्टी हमारी इंडिपेंडेंस के पहले समय से भी आपने देखा हुआ चल रहा है, तो उस समय भाई इसकी सोशल बेस वाइडन होने लगा।
जो हमारा इंडियन कांग्रेस है उसमें बहुत सारे तरीके के लोग आने लगे, अलग अलग ग्रुप इसको ज्वाइन करने लगे। समय के साथ हमें ये देखने को मिला भाई कांग्रेस में कि कांग्रेस में हर एक एरिया के लोग हैं, किसी भी अलग अलग कास्ट के, अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग हमें कांग्रेस को देखने मिले। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जहां पर सब कोई अपना एक एरिया देख सकता था। तो समय के साथ भाई कांग्रेस जो एक वो रेनबो लाइक सोशल कोलिजन बन गया था, जहां पर हमें बहुत सारे डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा था। तो भाई ये हमारा कांग्रेस का जाता है कि क्यों कोलिजन लाइक कैरेक्टर है हमारा। तो ये कांग्रेस का पूरा आता है, सीधा आगे बढ़ते हैं। द रूट्स ऑफ दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी गो बैक टू द लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल एक्सप्लेन। तो भाई देखिए, कांग्रेस को तो बोला ही जाता है कि भाई देखिए नेशनल मूवमेंट हमारा हुआ, तो नेशनल मूवमेंट जो बहुत बड़े बड़े लीडर थे उनमें से बहुत सारे तो बाद में कांग्रेस में ही हमें ऐसा इलेक्शन लड़ते हुए देखने को मिल रहे थे। तो कांग्रेस को भाई नेशनल मूवमेंट का इनहेरिटर बोला जाता है। तो बड़े लीडर्स जिनने भाई इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, वो आपको कांग्रेस में देखने को मिलेंगे। तो कांग्रेस का दबदबा क्यों नहीं रहेगा। कांग्रेस एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी भाई। और भाई जब बाकी पार्टी स्ट्रेटेजी वगैरह का भी अच्छे से नहीं सोच पाती थी, उस समय कांग्रेस अपने कैंपेन करना स्टार्ट कर चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस कितनी ऑर्गेनाइज थी और समय से कितने आगे की पार्टी थी। फिर भाई कांग्रेस को बड़े एडवांटेज रहते थे, पहले से सब पार्टी को जान रहे हैं, बाकी पार्टी तो नई नई फॉर्म हो रही है, लेकिन कांग्रेस तो पहले से है। तो यह हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क की बात करते हैं कांग्रेस की, तो लोकल लेवल तक ये दया हुआ था। तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई कांग्रेस पूरे इंडिया के पूरे एक एक पार्ट में फैला हुआ था। साथ ही साथ कांग्रेस भाई जैसा हमने बताया कि एक रेनबो लाइक था, तो कांग्रेस में भाई कुल मिला के आप बोल सकते हैं हर बहुत डाइवर्सिटी थी, हर तरीके के लोग कांग्रेस में देखने को मिलते थे, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग आइडियोलॉजी वाले। तो कुल मिला के कांग्रेस में सब इंक्लूडेड रहते थे, तो इससे भी कांग्रेस को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता था। ये सारे फैक्टर थे भाई जिसके कारण कांग्रेस का एक हमें सीधा डोमिनेंस देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता था कोलिजन लाइक कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस गेव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ, और नीचे एक और दिया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय फैक्शंस। तो देख लेते हैं भाई, हमने अभी पढ़ा कांग्रेस में बहुत अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिल जाते थे, एक इसको कोलिजन ही बोल सकते हैं ना। तो अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो भाई मेन चीज ये है कि यहाँ पर आपको बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। सबका थॉट प्रोसेस बहुत अलग है, सब अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं, तो एक यहाँ पर बैलेंस बनाना जरूरी होता है। साथ ही साथ हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी कोलिजन की हम बात करते हैं ना, तो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट तो बड़े कॉमन होते हैं। तो जिस पार्टी में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं क्योंकि सब बहुत अलग अलग एरियाज से आते हैं, तो वहां पर टॉलरेंस बढ़ जाता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि छोटे से कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में पार्टी टूट गई, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है। तो ये कांग्रेस में था कि यहाँ टॉलरेंस भाई अच्छा था। साथ ही साथ भाई उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर पार्टी में कोई ऐसा है जो खुश नहीं है, उसको जो पार्टी में पावर दी गई है उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो ये नहीं है कि वो पार्टी छोड़ के चला जाएगा, वो पार्टी में ही रहेगा और जो पार्टी के दूसरे ग्रुप्स हैं उनसे लड़ाई करेगा और अपना पोजीशन आगे बढ़ाएगा। लड़ाई करने से मेरा मतलब है कि वहां पर अपना अच्छे से काम करेगा वगैरह, वहां पर डिबेट्स वगैरह होंगे, सब होगा और एक दूसरे के वहां पर अपने आप को ग्रो करने में सब लगे हुए होंगे। तो ये हमें देखने को मिलता है। इस चीज को हम बोलते हैं फैक्शंस। जब एक पार्टी में अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं फैक्शंस। तो कांग्रेस में हमें फैक्शंस देखने को मिलते थे, और जो कांग्रेस था ना वो इन फैक्शंस को इंकरेज भी करता था। तो भाई जो इंटरनल फैक्शनिज्म था कांग्रेस का, वही कांग्रेस की स्ट्रेंथ बन गया था। कांग्रेस में आपको हर तरीके से आइडियाज देखने को मिलते थे, हर तरीके की आइडियोलॉजीज देखने को मिलती थी। तो इससे क्या होता था भाई, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से इवॉल्व करती थी। साथ ही स्टार्टिंग में ये बोला जाता है कि कांग्रेस का जो फैक्शन का चीजें थी, इसने कांग्रेस को और आगे बढ़ने में मदद किया। स्टार्टिंग के समय में तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस में ही अपोजिशन है और कांग्रेस में ही रूलिंग पार्टी है, क्योंकि सबकी विचारधाराएं बहुत कांग्रेस में अलग देखने को मिलती थी। तो स्टार्टिंग में कांग्रेस का भाई एक अलग डोमिनेशन था इंडिया में, तो इसलिए उस समय ये भी बोला जाता था भाई ये कांग्रेस सिस्टम चल रहा है। ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा कि कांग्रेस के क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हमारे सामने अभी आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अपोजिशन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम। स्टार्टिंग में हम सबको पता है कि कांग्रेस का डोमिनेशन था, कांग्रेस एक तरफा जीतती थी, लेकिन भाई जो बाकी अपोजिशन पार्टी थी वो उनका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। वो कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज करते थे अगर वो कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, वो देखते थे कहीं कांग्रेस डिक्टेटरशिप की तरफ ना जाए, ये सब चीजों पर वो चेक लगाते थे। अगर उनको लगा कांग्रेस की पॉलिसी सही नहीं, उसके खिलाफ आवाज उठेगी। उनको लगा कांग्रेस ने किसी ने कुछ अच्छा काम नहीं किया, उसके खिलाफ आवाज उठेगी। तो ऐसे में कांग्रेस भी चाहकर भी कुछ गलत नहीं कर सकती। कोई भी पार्टी हो अगर अपोजिशन है तो उसको देखकर काम करना पड़ता, नहीं तो अपोजिशन आवाज उठाएगी तो पार्टी की वैल्यू गिर जाएगी। तो ये चीज हमें देखने को मिली। तो इसके कारण भाई ये होता था कि कुछ भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ जो डेमोक्रेसी के खिलाफ चला गया। इसमें बहुत बड़ा रोल हमारा अपोजिशन पार्टी का आता है, तो उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। साथ ही साथ भाई आज के समय में जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि वो सारे लीडर्स कांग्रेस से आए हुए हैं। आज बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो दूसरी पार्टी से हैं और आज इंडिया को बहुत आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो उनका ये भी बहुत बड़ा रोल रहा अपोजिशन पार्टी का। इसके बाद इन द अर्ली ईयर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड दोज ऑफ द अपोजिशन। बिल्कुल सही। जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी ना इंडिपेंडेंस के बाद हमारे इंडिया में, तो उस समय बहुत सारे ऐसे अपोजिशन लीडर थे, डॉक्टर अंबेडकर हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, जो कैबिनेट में थे। अपोजिशन वाले हैं
मतलब बिल्कुल भी थॉट प्रोसेस मैच नहीं करता, लेकिन तो भी हमें कैबिनेट में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ भाई जवाहरलाल नेहरू थोड़ा सा सोशलिज्म को प्रमोट भी करते थे, सोशलिस्ट पार्टी तो थोड़ा वो देखते भी थे। तो उस समय सोशलिस्ट पार्टी के जो लीडर थे जयप्रकाश नारायण, उनको भी इन्हें इन्वाइट किया था कि ज्वाइन करें उनकी जो गवर्नमेंट को। तो अपने आप में समझ में आता है कि अपोजिशन को भी इन्वाइट किया जा रहा है। तो ऐसे रिलेशन हमें देखने को मिलते थे। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब कॉम्पिटिशन बढ़ने लगा तो थोड़ा सा हमें एक डिवीजन देखने को मिल रहा था, एक डिवाइड देखने को मिल रहा था। तो उस समय जो रिलेशन थे फिर वो थोड़े से डिक्लाइन हो गए थे। इसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हाउ वाज वन पार्टी डोमिनेंस ऑफ इंडिया डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जांपल्स ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इन वर्ल्ड। तो देखिए भाई, इंडिया में मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भाई कांग्रेस का दबदबा रहा। कांग्रेस स्टार्टिंग के पूरे इलेक्शन जीत रही थी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ का जो वन पार्टी डोमिनेंस है वो बाकी वर्ल्ड से अलग था। बाकी वर्ल्ड में क्या होता था, जब भी अगर हम वन पार्टी डोमिनेंस की बात करते हैं तो कई बार तो ऐसा होता था कि वहां सिंगल पार्टी रहता था, मतलब एक ही पार्टी को अलाउ किया जा रहा है कि वो इलेक्शन में खड़े सब काम करे, तो उस पार्टी का डोमिनेंस तो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम मल्टी पार्टी सिस्टम है। साथ ही साथ भाई हमारे यहाँ जो भी चीज हुई वो डेमोक्रेटिक वे में हुई। कांग्रेस अगर स्टार्टिंग में जीत रहा था तो लोगों का हाथ था, लोग वोट करते थे कांग्रेस के लिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अपनी मर्जी से गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, ये चीज हमें देखने को मिलती थी। साथ ही साथ कांग्रेस इतना ज्यादा डोमिनेशन में थी, लेकिन उसके बाद भी डिक्टेटरशिप हमें देखने को नहीं मिली। डेमोक्रेसी इंडिया में आज भी जिंदा है। अगर हम मैक्सिको की पीआरआई की बात करते हैं तो भाई इसका डोमिनेशन 6 डिकेड्स तक चला, बाद में डिक्टेटरशिप में टर्न हो गया था। लेकिन इंडिया में ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। इंडिया में जो भी चीजें एकदम डेमोक्रेसी को देखकर डेमोक्रेटिक वे में करी जाती थी। इसलिए हमारा इंडिया बाकी वन डोमिनेशन से, वन सिंगल पार्टी डोमिनेशन से हाई खासा अलग है। इसके बाद भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, आपको ऐसे बॉक्सेस देखने को मिलेंगे अपनी बुक में। सिर्फ इस चैप्टर की बात कर रहा हूं, बाकी चैप्टर में सारे बॉक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं होते, इनफैक्ट कुछ बॉक्स तो बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन भाई इसमें जो चैप्टर है, इसमें जो पार्टी वाले बॉक्सेस है और बाकी जो इसमें एक दो बॉक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं। क्या क्वेश्चन आए, सोशलिस्ट पार्टी पर शॉर्ट नोट लिख दीजिए या इसका कुछ फीचर बता दीजिए, इनकी आइडियोलॉजी बता दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आए। तो आप क्या करिए भाई, जितने भी पार्टीज वाले बॉक्स ना उनकी बस एक छोटी सी रीडिंग मार लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में अगर वो 2 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए आ जाता तो आप उसके लिए लिख पाए। तो रीडिंग कर लीजिएगा। इससे मैंने क्वेश्चन नहीं डाले क्योंकि कोई मतलब नहीं, हर पार्टी के क्वेश्चन बनाऊंगा वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। तो भाई ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा, थोड़े से ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे आपको बताना था। आखिरी में भाई सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए डाल दिए हैं, बहुत ईजी है, किसी में भी दिक्कत जाए आप कॉमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा भाई इसका आता है। बाकी आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इसके साथ हमारी फंसना पक्का है सीरीज कंप्लीट होती है। आप सभी को अपने पॉलिटिकल साइंस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ऊपर 2 इंपॉर्टेंट वीडियो एंड स्क्रीन में डाल रहा हूं, एक हो गई हमारी मैप वाली, एक हो गई फंसना पक्का है सीरीज की प्लेलिस्ट। बाकी अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय, फिर से ऑल द बेस्ट।